A very warm welcome to all my dear students। हम लोग क्लास 12 चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को वीडियो के थ्रू स्टडी कर रहे हैं, जिसमें पहला फेज हम लोगों ने एंड किया और सेकेंड फेज पिछला वीडियो में हम लोगों ने स्टार्ट किया, जहां ये जाना था कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह का होता है, डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इन केस ऑफ डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन there is considerable space between the two charges, and in case of continuous charge distribution there is no considerable space between the two charges. In case of continuous distribution of charge there are three types। पहला लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एंड सो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटी। पहला लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल चार्ज पर यूनिट लेंथ। दूसरा सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए चार्ज पर यूनिट एरिया। तीसरा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इक्वल टू क्यू बाई वी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को सीखा था, लेकिन कांस्टेंट वाला केस हम लोगों ने देखा था। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी कहीं पे लिख दे 20 कूलम पर मीटर, इसका सीधा सीधा मतलब है कि 1 मीटर के लंबाई में 20 कूलम का चार्ज मौजूद होगा। तो इसमें पूछ दूं कि 3 मीटर के लंबाई में कितना चार्ज, तो बोलेंगे 20 कूलम पर मीटर। 1 मीटर में 20 कूलम, तो 3 मीटर में 60 कूलम। ऐसे तो फॉर्मूला से होगा ही, लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल, तो क्यू इक्वल टू लैम्डा एल, क्योंकि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि हर 1 मीटर में 20 कूलम होगा। लेकिन अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी वेरिएबल हो, एज फॉर एग्जाम्पल, अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑन वायर वेरीज एज k into x, where k is constant, find charge on wire of length 3 मीटर। एक वायर है जिस पर लीनियर चार्ज डेंसिटी x पर डिपेंड कर रहा है, तो बताना है कि 3 मीटर के तार में कितना चार्ज मौजूद होगा। और थोड़ा इसको एग्जाम्पल से, फिगर से पहले समझते हैं। हालांकि एग्जाम में कोई फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में दिया है कि लैम्डा वैरी कर रहा है k इंटू एक्स। थोड़ा देर के लिए आपको आसानी से समझ में आए, कांस्टेंट k का वैल्यू मैंने 5 मान लिया। 4 मानो, 3 मानो, 2 मानो, 2.5 मानो, कांस्टेंट है। तो थोड़ा देर के लिए मैंने 5 मान लिया। तो सोचो कि x का वैल्यू अगर 0 करें, एक वायर को बना लिया और उसके स्टार्टिंग पॉइंट पर लेंथ 0 मीटर है, तो चार्ज का डेंसिटी कितना होगा?
तो x के जगह पे 0, 5 इंटू 0 0 या k इंटू 0 0, तो आपका डेंसिटी 0 हो गया। लेकिन जैसे ही हम यहाँ 0 मीटर से कुछ आगे बढ़ेंगे, तो जैसे ही बढ़े, मान लो 1 मीटर के लेंथ पर पहुंच गए, तो x का वैल्यू जब 1 पुट करोगे तो लैम्डा आ जाएगा 5 कूलम पर मीटर, 5 कूलम पर मीटर। लेकिन जैसे ही फिर आप और आगे बढ़ोगे, यहां पर x की जगह पे क्या पुट कर देंगे 1, तो आ जाएगा k इंटू 1, मतलब डेंसिटी k हो जाएगा। नंबर डाल के सोचे तो 5 कूलम पर मीटर। x के जगह पे 2 डालेंगे तो डेंसिटी k इंटू 2 हो जाएगा, मतलब 10 कूलम पर मीटर। आखिर क्या बता रहा है, 5 कूलम पर मीटर, 10 कूलम पर मीटर, 15 कूलम पर मीटर, बीच में तो 1.5 मीटर भी होगा, 1.6 मीटर भी होगा, 1.7 मीटर भी होगा। देखो ये सवाल बताना चाह रहा है कि जब हम स्टार्टिंग पर हैं तो वहां पर कोई चार्ज नहीं है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे पर यूनिट लेंथ में चार्ज का डेंसिटी बढ़ता जा रहा है, चार्ज घना होता जा रहा है, चार्ज घना होता जा रहा है। मतलब अगर शुरू का मैं 1 यूनिट लूं तो 1 यूनिट में कम चार्ज होगा, लेकिन अगले 1 यूनिट में ज्यादा, उसके अगले 1 यूनिट में और ज्यादा। समझ में आया कि जब हम 1 मीटर पर रहेंगे तो यहां पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा होगा कि अगर वही चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता 1 मीटर पर, जिस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर वही आगे भी डिस्ट्रीब्यूशन होता तब डेंसिटी होता 5 कूलम पर मीटर का। लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ें तो डेंसिटी फिर चेंज कर गया, मतलब और अधिक चार्ज पर यूनिट लेंथ में मिलेगा। अगर 2 मीटर पर हम सोचें तो 2 मीटर पर डेंसिटी अगर 5 मान लिया है तो 10 कूलम पर मीटर, मतलब अगर 2 मीटर पर देखें तो इतना ज्यादा घना चार्ज है कि अगर यही चार्ज का डेंसिटी होता तो हर 1 मीटर में 10 कूलम का चार्ज मौजूद होता। लेकिन ये तो कंटिन्यूअसली x पर डिपेंड होने के कारण वैरी कर रहा है। तो क्या अब आप बोल सकते हैं कि 1 मीटर में 5 कूलम, तो 2 मीटर में 10 कूलम, तो 3 मीटर में 15 कूलम? नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि चार्ज का डेंसिटी बढ़ता जा रहा है। और जब भी ऐसा कोई दिक्कत आता है, आपको पता है कि कौन चला आता है आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसका नाम है कैलकुलस, जो ये कहेगा पूरे का बात मत कीजिए, एक स्मॉल लेंथ का चुनाव कर लीजिए और उसका चार्ज निकाल करके आप फिर इंटीग्रेट कर दीजिए। तो चलो, जैसा कि हम लोग जानते भी हैं, ऐसा कोई टॉपिक या चैप्टर ही नहीं हो सकता है जो बिना कैलकुलस के काम चल सके। तो बोलेंगे सर हम जान चुके हैं कि चार्ज का डेंसिटी जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे इंक्रीज कर रहा है, वैसे वैसे इंक्रीज कर रहा है। तो हम पूरे लेंथ का बात नहीं करेंगे, मान लेंगे किसी पल हम इंड से x दूरी पर है, तो x दूरी पर डेंसिटी तो लिखा जा सकता है k इंटू एक्स। अब एक काम कीजिए, इस P पॉइंट से
इतना कम डिस्टेंस आगे बढ़िए dx के लगभग जो दूरी p का है वही ऑलमोस्ट दूरी q का हो जाए। पॉइंट a से लेके p तक का भी x, a से लेके q तक का भी x। तो यहां पर ऐसा करते मैं q को इस्तेमाल नहीं करता हूं, मैं इस्तेमाल करता हूं यहां पर किसी और अल्फाबेट को, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि Q फॉर चार्ज भी होता है। तो हम P पॉइंट पर पहुंच गए, P पर दूरी x और फिर n पर चले गए और P से लेके n तक का दूरी dx। ये स्मॉल डिस्टेंस के दौरान लैम्डा लगभग कांस्टेंट है और इस दौरान स्मॉल चार्ज dq मान लेंगे, dq मौजूद है। तो कम से कम फ्रॉम P to N दैट इज फॉर स्मॉल लेंथ के लिए तो हम लोग लैम्डा कांस्टेंट हो गया और लैम्डा होता है चार्ज बाय लेंथ, तो dq बाय dl, तो dq हो जाएगा लैम्डा इंटू dl। और यहां पर dl के जगह पर हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, dx का, और इसको लिखा जा सकता है dq इक्वल टू लैम्डा इंटू dx। तो चलो वैल्यू पुट किया जाए। लैम्डा क्वेश्चन में दिया हुआ था kx और ये dx। इसके बाद तो आपको बहुत बेहतर ढंग से आता है टोटल निकालने के लिए। x का वैल्यू 0 से लेके x का वैल्यू 3 मीटर तक वैरी कर रहा है, तो 0 से लेकर के टोटल चार्ज q, तो dq का इंटीग्रेशन q, k कांस्टेंट है बाहर निकालिए, x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 0 से लेके 3, तो q k बाय 2, x के जगह पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 3 का स्क्वायर 9, सो आंसर विल बी 9k बाय 2 यूनिट। आई होप डेफिनेटली अगर आपको कैलकुलस बहुत बेहतर ढंग से आता है और आप हमारा कैलकुलस का वीडियो देखे हैं, तो अब जैसे जैसे आप इस तरह के क्वेश्चन को बार बार बनाओगे आपको ये बहुत आसान होता चला जाएगा। अगला टर्म एरिया वेक्टर सीखते हैं। अब जो भी आपको टर्म सिखाया जा रहा है उसका मंजिल सिर्फ एक है, गॉस लॉ। जिस तरह से आप लोगों ने इस चैप्टर में कूलम्स लॉ पढ़ा और उसी के हेल्प से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला था, लेकिन जो भी निकाला था वो पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल था। सिमिलरली गॉस लॉ से भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और फोर्स का कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन कंटिन्यूअस चार्ज के केस का करेंगे। तो जो भी टर्म चाहे एरिया वेक्टर पढ़ाने जा रहे हैं, इसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, सबका मंजिल गॉस लॉ होगा। आइए एरिया वेक्टर। आप लोगों ने एरिया का टर्म तो पहले भी कई बार सुना है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन यहां वेक्टर का टर्म लगा हुआ है,
मतलब एरिया के साथ साथ डायरेक्शन भी मौजूद होगा। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही यहां मौजूद होगा एरिया में। तो डायरेक्शन किधर होगा? देखिए, अगर एक रेक्टेंगल मैंने यहां पर ले लिया जिसका यह लेंथ है और ये रेक्टेंगल का ब्रेथ है, तो एरिया का तो मैग्नीट्यूड बहुत आसान है, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेकिन अब मुझे अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो डायरेक्शन भी चाहिए। तो एरिया का डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर होता है। आप किसी भी इस पॉइंट पर इस सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो तो वो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हो जाएगा। आप ऊपर ड्रॉ करो या पीछे ड्रॉ करो, इस सरफेस के इधर ड्रॉ करो या इस तरफ ड्रॉ करो, बस परपेंडिकुलर होना चाहिए सरफेस से। तो एनी लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलरली ऑन द सरफेस इज कॉल्ड इट्स एरिया वेक्टर। जैसे इस सरफेस का एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा? तो आप सब जानते हैं कि एक्स एक्सिस में जनरली आई कैप होता है, वाई एक्सिस का डायरेक्शन जे कैप होता है और इस तरफ का डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड का डायरेक्शन के कैप होता है अलोंग जेड एक्सिस। तो इस केस में एरिया का डायरेक्शन के कैप हो जाएगा। तो इस एरिया के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, सो इट इज नाउ कॉल्ड एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? एनी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन एट any point on the surface is called its area vector। तो सरफेस पर कहीं पर भी आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दोगे तो हमको एरिया वेक्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे अगर मैं सरफेस को ऐसे रखूं, इस तरह से रखूं, तो ये देख सकते हो कि इसका फेस इधर है, तो इस पर 90 डिग्री इस तरफ बनेगा, इस तरफ बनेगा या पीछे बनेगा। जनरली हम लोग पॉजिटिव साइड में ले लेते हैं, कुछ ना दिया हो तो इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कौन कैप हो गया? बिल्कुल सही, इस तरफ तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, सो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन आई कैप हो गया। मतलब अगर मैं फिगर को इस तरह से थोड़ा बनाऊं तो इस सरफेस पर परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में हो गया और इसको एन कैप से इंडिकेट करो या आई कैप से, तो ये एरिया वेक्टर हो गया। आइए, अगर कोई स्फेयर हुआ, स्फेयर ये क्या है? ये एक स्फेयर है। बोलेंगे इस पर एरिया वेक्टर ड्रॉ करो, तो बहुत सा बच्चा लोग ऐसे ड्रॉ करता है। देखो, इस तरह से ड्रॉ किया, इस तरह से ड्रॉ किया और लिख दिया यहां 90। देखो बाबू, कुछ बात का थोड़ा थोड़ा बेसिक होता है, ध्यान रखना। आप भले यहां 90 लिख दिए तो मेरे डिफिनीशन को फॉलो कर गया कि सरफेस पर परपेंडिकुलर है।
लेकिन आप इसको थोड़ा इमेजिन करके पीछे प्रोड्यूस करो। तो ये तो सेंटर से पास हुआ, आप इसको इमेजिन करके पीछे प्रोड्यूस करोगे तो ये देखो ये सेंटर से पास नहीं हुआ, तो ये जबरदस्ती का आप 90 बनाए हुए हो। याद रखना कि सर्कल या स्फेयर पर परपेंडिकुलर वही हो सकता है जो सेंटर से पास करे। तो बनाते समय ध्यान रखना कि आपका लाइन ऐसा नहीं है कि एरिया वेक्टर का सरफेस के अंदर घुस जाएगा, नहीं, ये मिटा दो। लेकिन अगर पीछे मैं डॉटेड लाइन से प्रोड्यूस करूं और सरफेस पर अगर आप उसको 90 दिखा रहे हो तो ये छोटी सी बात याद रखना कि वो सेंटर से पास करना चाहिए। तो एक फर्क देखो इस केस में और इस केस में। इस केस में तुम कहीं पर भी पॉइंट ले लो, डायरेक्शन आई कैप ही होगा, या इस केस में तुम कहीं पर भी पॉइंट ले लो, डायरेक्शन के कैप ही होगा, कांस्टेंट है। लेकिन लेकिन इस स्फेयर के केस में आपका डायरेक्शन कांस्टेंट एरिया वेक्टर का नहीं है। तो यहां हम लोग स्मॉल एरिया लेते हैं क्योंकि वेरिएबल डायरेक्शन है। तो पूरे एरिया से स्मॉल हिस्सा को काट दो तो उसको ds बोलेंगे। पूरा एरिया अगर वेक्टर s कहला रहा था, सरफेस एरिया वेक्टर को s से भी इंडिकेट करते हैं और a से भी। तो इसका स्मॉल हिस्सा, वेरी स्मॉल हिस्सा, इसको हम लोग ds से भी इंडिकेट कर सकते हैं या ds से भी इंडिकेट कर सकते हैं। तो वेरी स्मॉल पार्ट ऑन द स्फेयर एरिया वेक्टर कहलाया। तो अब मैं बोलूंगा यहां पर एरिया वेक्टर ड्रॉ करो, तो आप किस बात का ध्यान रखोगे? आप हवा में हाथ चला लोगे और सोचोगे कि ऐसा लाइन आना चाहिए जो सेंटर से पास करे, और फिर आप यहां से स्ट्रेट खींच देना। एंड डेफिनेटली इसको अगर कोई पीछे प्रोड्यूस करके चेक करेगा तो वो सेंटर से पास होगा, एंड दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। तो ये स्मॉल हिस्सा ds कहलाया या dA कहलाया। तो मेरा ds के पास दो हिस्सा, एक इसका इस मैग्नीट्यूड और दूसरा इसका डायरेक्शन। तो जरूरी नहीं है कि एरिया वेक्टर हर एक पॉइंट पर डायरेक्टेड सेम डायरेक्शन में हो। स्फेयर के केस में अलग अलग जगह पर डायरेक्शन एरिया वेक्टर का अलग अलग होगा, और आपको पता है कि जब वैरी करता है तो आगे हम लोग इसका जब यूज करेंगे स्फेयर वाला तो वी हैव टू यूज कैलकुलस। नेवरदलेस फिलहाल आपको मैंने सिर्फ एक सिंपल सा सीधा सा बात बताया कि सरफेस पे किसी भी पॉइंट पर परपेंडिकुलर लाइन खींच दोगे तो वो एरिया का डायरेक्शन दे देगा और इट बिकम्स एंड एरिया वेक्टर। अगर एक सर्कल ले लें हम, सोचो कि एक तुम्हारा खाने वाला प्लेट है जिसमें खाना खाते हो, तो इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा इस तरफ, इसका भी एरिया वेक्टर हो जाएगा इस तरफ। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ रेक्टेंगल या स्फेयर के लिए एप्लीकेबल है, किसी भी शेप के लिए एप्लीकेबल है। अगर आर्बिट्ररी शेप रहा, आर्बिट्ररी समझते हैं, आर्बिट्ररी मतलब कोई भी रैंडम, अगर आर्बिट्ररी शेप रहा, मान लो इस तरह का कोई आपका शेप हुआ, जैसे कोई पॉपकॉर्न है, पॉपकॉर्न जो भूज के खाते हो, आर्बिट्ररी शेप है। तो
इसका एरिया वेक्टर का थोड़ी कोई अलग रूल होगा। स्मॉल एरिया ले लेंगे ds और इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तो ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हो जाएगा। तो इतना हम लोगों ने समझा कि एरिया वेक्टर सरफेस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, दैट इज कॉल्ड एरिया वेक्टर। आइए अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट टर्म पर आते हैं जो एग्जाम में डिफाइन करने के लिए कई बार देता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो मेजरमेंट बताता है कि किसी सरफेस के थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है। अगर एक सरफेस मैंने ऐसे बनाया और इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कोई सोर्स ऑफ कोर्स होगा और वो इस सरफेस से इस तरह से निकल रहा है, तो आप देख सकते हैं कि सारा का सारा लाइन सरफेस में एंट्री नहीं कर रहा है। सर्टेन लाइंस आर एंटरिंग द सरफेस परपेंडिकुलरली, परपेंडिकुलरली। तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस में एंट्री मारेगा परपेंडिकुलरली इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो मैंने पहला डिफिनीशन अभी आपको दिया, एक सिंपलेस्ट एग्जांपल से मैंने इसको स्टार्ट किया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक field lines passing through the surface, passing through the surface normally or perpendicularly। जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस में एंट्री ले लेगा नॉर्मली और परपेंडिकुलरली, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आओ इसको एक बार और समझते हैं। देखो, अगर सरफेस मेरा अभी ऐसे था तो लाइन ऐसे आ करके एंट्री ले रहा था, इससे लाइन एंट्री ले रहा था। लेकिन अगर मेरा सरफेस ऐसे हो जाए तब तो लाइन ऐसे ना निकल जाएगा, इस तरह से निकल जाएगा। अगर मेरा सरफेस इस तरह से हो जाए तो आप सोचो कि क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस के पैरेलल हो जाएगा और कोई भी लाइन एंट्री नहीं मारेगा। मतलब इस बार इस एग्जाम्पल में इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जाएगा। तो हम लोगों ने दो एग्जाम्पल देखा कि एक केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस के परपेंडिकुलर था, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस को मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा और वो नॉट इक्वल टू 0 था। कुछ तो होगा, क्या होगा वो अलग सा चीज है, जब फॉर्मूला देखेंगे। अभी हम लोग समझा कि सरफेस अगर इस तरह से है और लाइंस इसके पैरेलल है
तो आप देख सकते हैं कि एक भी लाइन सरफेस में एंट्री नहीं मार रहा है, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो गया। मतलब जब कह सकते हैं कंक्लूजन में, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर पैरेलल टू द सरफेस, then electric flux is 0। लेकिन क्या हो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस के ना परपेंडिकुलर हो और ना पैरेलल हो? तो आओ इस केस को समझते हैं। तो मैंने एक सरफेस लिया और इस सरफेस पर इस तरह से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को निकाला। आप देख सकते हो कि ये लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है। तो यहीं पर अब इस केस को पढ़ने के लिए मैंने आपको एरिया वेक्टर पढ़ाया था कि अब थोड़ा एरिया वेक्टर को हम लोग लेते हैं। तो बताओ इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? तो बिल्कुल सही आप लोगों ने सोचा, एरिया वेक्टर तो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर के बीच थीटा एंगल अगर हम लोग मान लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 कंपोनेंट ब्रेक करेगा। एक हिस्सा एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में जाएगा जो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि एरिया वेक्टर के पास तो कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, इसको तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होना है। और जनरली एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हम लोग उधर ही लेते हैं जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चन में दिया हो, सिंगल सरफेस के केस में। आगे आपको डबल सरफेस का भी आएगा, क्यूब का भी आएगा, स्फीयर का भी आएगा। फिलहाल सिंपलेस्ट एग्जांपल से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो एरिया वेक्टर हो गया परपेंडिकुलर टू सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से सरफेस में एंट्री मार रहा था, तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के साथ थीटा एंगल बनाया। इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 कंपोनेंट ब्रेक करेगा। एक हिस्सा ई कॉस थीटा एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में, जो आप देख सकते हैं कि सरफेस के परपेंडिकुलर है, और दूसरा हिस्सा ई साइन थीटा जो सरफेस के पैरेलल है। तो बताओ अब कौन सा कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन कर रहा है? मतलब कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट सरफेस में एंट्री ले रहा है, पास कर रहा है? क्लियरली ये वाला हिस्सा देखो, सरफेस को पास करेगा जो सरफेस के परपेंडिकुलर है, और जो कि सरफेस के पैरेलल है वो तो ऐसे निकल जाएगा। ये तो कोई कंट्रीब्यूशन कर नहीं रहा है। मींस ये समझा कि अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तिरछा दिया हो क्वेश्चन में तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एरिया वेक्टर ड्रॉ करेंगे जो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया है वो देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल थीटा लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड को 2 कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के अनुसार, कि जिसके साथ थीटा बनेगा ये ई कॉस थीटा डायरेक्टेड अलोंग यूनिट वेक्टर और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। और दूसरा मैंने 3D में दिखाया कि ये हिस्सा इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस के पैरेलल है ई साइन थीटा। मतलब इस बार फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन
ई कॉस थीटा के कारण होगा। तो मैंने ये 3 एग्जाम्पल से अभी मैंने फ्लक्स के बारे में एक पॉइंट बताया कि फ्लक्स का मतलब जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस में परपेंडिकुलरली एंट्री मार जाए, और अगर सरफेस के परपेंडिकुलर एंट्री नहीं मारेगा तो इसको परपेंडिकुलर बनाएंगे कंपोनेंट में ब्रेक करके, क्योंकि जो लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर होगा वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन करेगा। इसके अलावा दूसरा फैक्टर जिस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है वो एरिया है। सोचो कि अगर मैं अपने पहले एग्जाम्पल में जाऊं तो अगर इस सरफेस का एरिया और बड़ा होता और नीचे तक होता तब तो ये भी लाइन एंट्री मार जाता, और ऊपर तक होता तो ये भी एंट्री मार जाता। मतलब एरिया के बढ़ने पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से इंडिकेट करते हैं, गोल बना के बीच से काट दिया, और ये समझा हम लोगों ने कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक ई कॉस थीटा पर और दूसरा सरफेस एरिया पर। जहां थीटा एंगल था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया के डायरेक्शन के बीच में, प्रोपोर्शनल के निशान को हटाएंगे, कांस्टेंट के लगाया, के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और इस के का वैल्यू 1 दिया गया। एक्सपेरिमेंटली दिया जाता है, जरूरत के का कोई और वैल्यू का नहीं पड़ा तो के का वैल्यू 1 दिया गया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया ई ए कॉस थीटा। यही हुआ जनरल फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, जहां थीटा याद रखिएगा एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ एरिया के बीच में बनता है। जैसे मैं अगर पहला केस का बात करूं तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर है और एरिया वेक्टर भी तो इधर ही होगा, क्लियरली एंगल 0 डिग्री। तो इस केस का फ्लक्स हो जाएगा ई ए कॉस 0 1, मतलब फ्लक्स हो जाएगा ई इंटू ए। उसी तरह से अगर सेकंड केस का मैं बात करूं तो सरफेस मेरा इस तरह से है, तो इसका एरिया वेक्टर इस तरफ होगा सरफेस के परपेंडिकुलर, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रहा है। एक तो कंसेप्चुअली समझ लिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस को जब क्रॉस ही नहीं कर रहा है तो फ्लक्स 0 होना चाहिए। अब फॉर्मूला बेस इसको बना रहे हैं कि एरिया वेक्टर ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर, एंगल आप देख सकते हैं कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच 90 बन रहा है। तो इस केस का हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे तो EA cos 90 डिग्री, क्योंकि मैं एरिया वेक्टर को इस तरह से तो आपको शो नहीं कर सकता डायग्राम में, तो चलो मैं इसको 3D में शो कर दिया। इधर डेफिनेटली ये एंगल जो है वो 90 डिग्री है, मतलब एक तरह से ये Z एक्सिस मैंने शो कर दिया।
cos 90 का वैल्यू 0, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन भी 0 आया था, क्योंकि सरफेस से एक भी लाइन क्रॉस नहीं कर रहा था। और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जो हम लोग जनरल निकाले उससे भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 आया। और अगर इस केस में देखें तो इस केस में तो आपको थीटा अगर पता हो जाए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा E A cos थीटा। एक बात और, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, और थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है। तो ऐसा जब होता है तो आप लोगों ने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा है, तो इसको वेक्टर E डॉट A लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू डॉट प्रोडक्ट। जैसे टॉर्क वाला टाउ इक्वल टू पीई साइन थीटा था, तो वहां P क्रॉस E लिख दिया था, या कॉस थीटा है तो E डॉट A लिख देंगे। तो बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड सरफेस एरिया। इलेक्ट्रिक flux is defined as the dot product of electric field intensity and surface एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड सरफेस एरिया का डॉट प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का दो डिफिनीशन हो गया। एक मैंने कहा द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस नॉर्मली और परपेंडिकुलरली, और दूसरा डिफिनीशन हम लोग को आया कि इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड सरफेस एरिया वेक्टर। क्लियरली डॉट प्रोडक्ट है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी हो गया, और इसका यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन बाय कूलम, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो हम लोग लिखेंगे इसके बाद कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट्स SI unit is न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आइए अब कुछ न्यूमेरिकल से कॉन्सेप्ट को और बेहतर करते हैं। पहला एग्जाम्पल, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक सिलेंडर को प्लेस कर दिया गया, एक सिलेंडर को रख दिया गया। सवाल है फाइंड टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गिवन सिलेंडर। तो एक तो मैं इसको प्रोसेस से बनाऊंगा, और वैसे एक बात बताओ,
इस सिलेंडर में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंट्री ले रहा है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर भी आ जा रहा है। तो आप देखना, मैं जब इसे पूरा कंप्लीट सॉल्व करूंगा तो इसका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब मैंने क्या बताया था कि एक सरफेस में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटर कर जाए, तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो सरफेस इधर है, इधर लाइन इंटर कर रहा है और इधर लाइन बाहर आ रहा है, और इस कारण ओवरऑल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मस्ट बी 0। आओ अब हम प्रोसेस से आपको बताते हैं। जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक सिलिंड्रिकल सरफेस है। एकदम बहुत प्रैक्टिकल हो करके इस न्यूमेरिकल को सीखिएगा। मेरे पास एक सिलिंड्रिकल सरफेस है और इस सरफेस को इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया। क्या हो रहा है क्वेश्चन में इस साइड से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंट्री ले रहा है और इस साइड से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आ रहा है। तो देखो, सिलेंडर को हम लोग 3 सरफेस में डिवाइड करेंगे। एक राइट फ्लैट एंड, एक लेफ्ट फ्लैट एंड और एक इसका कर्व सरफेस। तो पहली बात तो मैंने सिलेंडर को कितना हिस्सा में डिवाइड कर दिया? 3 हिस्सा में मैंने डिवाइड कर दिया। एक राइट साइड, एक लेफ्ट साइड और एक 3D में मैं आपको दिखा रहा हूं कर्व्ड सरफेस। तो एक बार मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स राइट साइड का निकालूंगा, एक बार मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स लेफ्ट साइड का सरफेस का निकालूंगा और एक बार मैं इस कर्व सरफेस का निकालूंगा। और क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, तो तीनों का अलग अलग निकालने के बाद हम लोग उसका स्केलर सम कर देंगे। तो आप सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए 3 चीज का जरूरत है। पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू का, दूसरा एरिया का और तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर के बीच के एंगल का। ये 3 क्वांटिटी अगर हमें पता रहे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आसानी से निकाला जा सकता है। तो चलो पहले डिवाइड कर देते हैं इसको 3 सरफेस में। ये हो गया मेरा पहला सरफेस, ये कर्व को नाम दे दिया दूसरा सरफेस, और ये तीसरा फ्लैट वाले एंड को तीसरा सरफेस। अब एरिया वेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो इस फेस का तो एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा सरफेस के परपेंडिकुलर। इधर वाले फेस का एरिया वेक्टर किधर हो जाएगा? अंदर नहीं लेंगे। जब आपका सरफेस एक फ्लैट हुआ करता था, जैसे ये एक फ्लैट सरफेस है, 1 साइडेड सिंगल है, तब इसका एरिया वेक्टर आप इधर भी ले सकते हैं। आपकी मर्जी, आप इधर भी ले सकते हैं। लेकिन जब क्लोज सरफेस हो गया तो अब इस सिलेंडर का इस साइड का एरिया वेक्टर बाहर की तरफ ही हो सकता है, अंदर की तरफ
नहीं ले सकते हैं। सिमिलरली इस फेस का आउटर साइड की तरफ ही एरिया वेक्टर बनेगा, ना कि इनर साइड की तरफ। तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर रखिएगा कि अगर सरफेस वन साइडेड है तब एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लेंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर जाएगा तो एरिया वेक्टर इधर ले लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर जाएगा तो एरिया वेक्टर इधर ले लेंगे। ये वन साइडेड है। लेकिन अगर आपका इस तरह का डायमेंशन आ गया तब हमेशा आउटर साइड के तरफ ही इधर एरिया वेक्टर होगा, कभी भी अंदर की तरफ नहीं लेना है। तो आइए अगर कर्व सरफेस का बात करें तो कर्व सरफेस पर तो एरिया वेक्टर आपको हर स्मॉल एरिया पर अलग अलग डायरेक्शन में रहेगा। सोच के देखिए खुद से कि इस कर्व सरफेस पर मैं एरिया वेक्टर यहां का अगर बोलूं तो इस पर परपेंडिकुलर इस तरफ खिंचा जाएगा, यहां का बोलूं तो इस तरफ परपेंडिकुलर, यहां का बोलूं तो इस तरफ परपेंडिकुलर। तो अलग अलग पॉइंट पर कर्व सरफेस में एरिया वेक्टर का डायरेक्शन अलग अलग होगा। लेकिन एक बात कंफर्म है, आप इत्मीनान से सोच के देखो, क्या एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस कर्व सरफेस में एंट्री मारेगा? किधर से भी, यहां भी सरफेस से पैरेलल हो रहा है लाइन, यहां से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के पैरेलल हो रहा है, इधर भी जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के पैरेलल हो रहा है, नीचे भी जाओगे तो कर्व के लिए पैरेलल हो रहा है। मतलब कर्व सरफेस जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन करने वाला नहीं है, क्योंकि कर्व सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो क्रॉस कर ही नहीं रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से घुस रहा है, इस ये वाला सरफेस कंट्रीब्यूट करेगा, इधर से घुसेगा और इस सरफेस से बाहर आएगा, क्योंकि इस पे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर यहां से बाहर आ रहा है लाइन और यहां परपेंडिकुलरली घुस रहा है। लेकिन कर्व सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हर जगह उसके पैरेलल है। इसका मतलब भले हम फ्लक्स लेफ्ट साइड का निकालें, कर्व का निकालें और राइट साइड का निकालें, लेकिन फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन सिर्फ लेफ्ट और राइट साइड का होगा, ना कि कर्व का। उम्मीद है एकदम आपको बहुत क्लियर होगा 3D में, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं कि कर्व सरफेस पर आप भी एक गिलास का बोतल लेकर के सोच सकते हो कि कर्व सरफेस पर एरिया वेक्टर हर जगह पे सरफेस के परपेंडिकुलर बनेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल बताओ कितना डिग्री बनेगा? तो डेफिनेटली एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच का एंगल 90 डिग्री बनेगा। और आपको पता है कि फ्लक्स का फॉर्मूला EA cos थीटा होता है, cos 90 का मान 0। तो आप कहीं पर भी एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कर्व पे पता करोगे तो ये हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री बनाएगा। तो एक तो मैंने आपको अगेन डिफिनीशन से सिखा दिया था कि सरफेस के पैरेलल है तो फ्लक्स 0 होगा, और फॉर्मूला से भी बता दिया कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कर्व सरफेस पर परपेंडिकुलर एक दूसरे को होगा, तो आपका फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन कर्व के कारण नहीं होगा। अब राइट साइड का तो बड़ा आसान, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही एरिया वेक्टर है,
तो राइट साइड के लिए एंगल 0 डिग्री। कर्व के लिए आप क्लियरली देख सकते हो, किसी भी पॉइंट पर लो, कर्व सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री और लेफ्ट एंड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर, एरिया वेक्टर बाहर, एंगल आपका 180 डिग्री। तो बोलेंगे हम लोग के टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स व्हेन ए यूनिफॉर्म सिलेंडर, मतलब सिलेंडर का राइट साइड का जो एरिया है वही लेफ्ट साइड का एरिया है। ऐसा नहीं कि सिलेंडर का एक तरफ का एरिया बड़ा है एक तरफ का छोटा है, और वैसे भी इसको ट्रायंगुलेटेड शेप कहते हैं, लेकिन मैं थोड़ा और क्लियर कर दिया कि सिलेंडर का दोनों तरफ का ये जो एरिया है सेम है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स व्हेन ए यूनिफॉर्म सिलेंडर is kept in an uniform इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना हो जाएगा टोटल फ्लक्स? तो नेट फ्लक्स हो जाएगा पहला फेस के कारण, कर्व फेस के कारण, दूसरा फेस के कारण, मतलब राइट साइड का फेस। दो फ्लैट फेस है और एक कर्व फेस है। तो आइए इस फेस का बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड E, एरिया पाई आर स्क्वायर, क्योंकि मान लो इसका रेडियस अगर r है तो ये एक सर्किल वाला एरिया हो गया, पाई आर स्क्वायर कॉस 180 डिग्री। सरफेस नंबर 2 का बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड E, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, और कॉस कितना डिग्री? कॉस 90 डिग्री, प्लस राइट साइड का बात करते हैं E इंटू इधर का भी एरिया पाई आर स्क्वायर कॉस 0 डिग्री। क्लियरली आप देख सकते हैं कॉस 180 माइनस 1, कॉस 0 प्लस 1, तो जितना ये प्लस आएगा उतना ये माइनस, और कॉस 90 तो 0 है ही है। तो ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हम लोगों ने सोचा भी था कि 0 आना चाहिए और 0 आया है, क्योंकि जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंट्री ले रहा है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिट कर जा रहा है। एग्जाम्पल 2 देखते हैं। ये आपको एनसीईआरटी में मिल भी जाएगा, एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट का सवाल है। एनसीईआरटी में इस सवाल को बहुत लेंदी करके लिखा हुआ है। अगर उसको आप प्रॉपरली एनसीईआरटी के लैंग्वेज में लिखिएगा तो आधा पेज का वो सवाल है। मैंने उसको 2-3 लाइन में जो उसमें गिवन है उसको लिख दिया है। सवाल समझिएगा। एक सिलेंडर है, तो चलो एक सिलेंडर आपको दिख रहा है, उसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। तो चलिए रेडियस है 5 सेंटीमीटर और उसका लंबाई है 20 सेंटीमीटर। तो चलिए उसका लंबाई भी हो गया 20 सेंटीमीटर। आगे बोला है कि उस सिलेंडर का जो मिड पॉइंट होगा, तो आप सोचो इस सिलेंडर का मिड पॉइंट कहां पर होगा?
तो ये पूरा लंबाई है 20 सेंटीमीटर, तो मिड पॉइंट हो गया 10 सेंटीमीटर, और वो 10 इसके सरफेस पर नहीं, अंदर चल जाओ, जस्ट इमेजिन के अंदर चल जाओ, और यहां पर इसके सिलेंडर को इमेजिन करो कि 20 से अगर मैं काट दूं, तो बीचों 20 से मैं काट दूं, तो वहां पर एक सर्कल जो होगा, उस सर्कल का फिर सेंटर जाओ, तो वही होगा सिलेंडर का सेंटर। फिर मैं एक बार समझा रहा हूं। इमेजिन करो कि एक ये सिलेंडर है और ये कंप्लीट सिलेंडर हो गया, ये पूरा मिला के 20 सेंटीमीटर, आधा हो गया 10 सेंटीमीटर, और इस 10 सेंटीमीटर के बाद आप इस हिस्सा के सेंटर पे चले जाओ, मतलब यहां पर। उम्मीद है आप समझ में आया होगा। मतलब सिलेंडर के अंदर में, इंटीरियर पार्ट में, यहां पे एक पॉइंट ले लो। इसको बोला गया है सवाल में ओरिजिन मान के चलिए। तो ये अगर ओरिजिन हो गया तो एक एक्सिस इधर हो गया, एक एक्सिस इधर हो गया, ये ओरिजिन हो गया है तुम्हारा। तो 2 एक्सिस हो गया, और तीसरा एक्सिस आपको इधर हो गया, इधर हो गया। ये तो मैंने आपको 3D में यहां दिखाया। सिलेंडर का सेंटर सिलेंडर का सेंटर को एनसीईआरटी ने कहा है कि ओरिजिन मानो। तो इसको मैं फिगर में दिखाऊं तो ज्यादा आसान है कि ये सिलेंडर का सेंटर मतलब 20 का आधा, ये 10 सेंटीमीटर इधर और 10 सेंटीमीटर इधर, और उसका फिर सेंटर अंदर चले गए। यहां पर कहा गया है कि ओरिजिन ले लो, तो ओरिजिन ले लेंगे तो इधर हो गया वाई एक्सिस, इस तरफ हो गया एक्स एक्सिस, और इस तरफ हो गया जेड एक्सिस। तो इधर बना नहीं सकते हैं, तो हम लोग इसको इधर बना देते हैं जेड एक्सिस। इधर हो गया माइनस एक्स एक्सिस। चलो, इतना सवाल में दिया है अभी। ये सब आगे बोला है फॉर एक्स लेस देन 0। तो अब ये तुम समझो, ये हो गया ओरिजिन। एक्स लेस देन 0 का मतलब एक्स पॉजिटिव की निगेटिव हुआ। तो निगेटिव एक्स के वैल्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है 200 न्यूटन पर कूलम, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन माइनस आई कैप में है। मतलब ओरिजिन के इस तरफ निगेटिव एक्स होता है, यही ना होगा इधर का एक्स लेस देन 0 वाला वैल्यू। और एक्स लेस देन 0 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन माइनस आई कैप में है। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है। मैं नहीं, सवाल में दिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन 200 न्यूटन पर कूलम माइनस आई कैप में है फॉर एक्स लेस देन 0। आगे लिखा है फॉर एक्स ग्रेटर देन 0, मतलब एक्स का पॉजिटिव वैल्यू, मतलब ओरिजिन के राइट में चले जाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो 200 है, लेकिन डायरेक्शन प्लस आई कैप का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मुंह इस तरफ है। 200 न्यूटन पर कूलम मैग्नीट्यूड तो है, लेकिन डायरेक्शन इसका प्लस आई में है। तो इतना अभी तक हम लोगों ने सवाल समझा, और यही इंपॉर्टेंट था। फ्लक्स तो अपने आप निकल जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पता चल जाए, एरिया पता चल जाए, थीटा पता चल जाए। तो मैं एक बार फिर से सवाल को बोल दे रहा हूं,
ऐसे आपके पास ऑप्शन होता है, ना समझ में आने पर फिर रिवाइंड करके उसको डबल ट्रिपल स्पीड में देख लो। एक सिलेंडर है 20 सेंटीमीटर का, इस सिलेंडर का मिड पॉइंट ये हुआ 10 सेंटीमीटर का सेंटर ये हुआ, और इस सेंटर पे बोला है ओरिजिन मान लो, तो ओरिजिन मान लिया मैंने। तो यहाँ पे x भी 0, y भी 0, z भी 0, इधर पॉजिटिव x पॉजिटिव y, इधर प्लस z, इधर निगेटिव x का काम पड़ रहा था तो निगेटिव x लिख दिया मैंने। आगे क्या लिखा है कि जब x का वैल्यू निगेटिव है तो निगेटिव ना लिख करके लेस देन 0 लिखा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निगेटिव x एक्सिस में है, तो कोई सोर्स होगा उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लेफ्ट साइड में है, तो मैंने इधर बना दिया। उसके बाद फॉर x ग्रेटर देन 0 मतलब x के पॉजिटिव वैल्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन प्लस I में है, मतलब पॉजिटिव x में है। और अब सवाल कहता है कि टोटल फ्लक्स बता दीजिए। तो ये पिछला क्वेश्चन के तरह ही सवाल है, थोड़ा सा फर्क है कि पिछला में एक तरफ से एंट्री मार रहा था और एक तरफ से निकल जा रहा था, तो 0 हो जा रहा था। लेकिन क्या इस बार भी 0 होगा? नहीं मेरे दोस्त, इस बार इधर से भी निकल रहा है और इधर से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस से निकल रहा है, तो इस बार ऐड हो जाएगा। कैसे? देखो, तो अगेन सिलेंडर है तो 3 सरफेस लेंगे, एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड और एक कर्व सरफेस। 1 2 3 के जगह पे ये भी नाम दे सकते हैं। ये सिलेंडर है। कर्व के लिए पहले आओ सोच लें। तो कर्व का जहां तक बात है तो कर्व का तो कंट्रीब्यूशन इस बार फिर नहीं होगा, क्योंकि लेफ्ट ओरिजिन के राइट साइड में x ग्रेटर देन 0 के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो कर्व के पैरेलल हो जा रहा है, और x के निगेटिव वैल्यू के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो यहां भी कर्व सरफेस के पैरेलल ही हो जा रहा है। कर्व सरफेस के पैरेलल मतलब क्लियरली है कि एरिया वेक्टर के साथ ये 90 डिग्री का एंगल बना दे रहा है। तो कर्व का तो कंट्रीब्यूशन ना राइट साइड का इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होगा ना लेफ्ट साइड का, तो कर्व का तो अगेन कंट्रीब्यूशन फ्लक्स में 0 होगा। तो आइए नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं, एक बार लेफ्ट साइड के कारण, एक बार कर्व सरफेस के कारण और एक बार राइट साइड के कारण। और क्योंकि स्केलर है, वेक्टर है ही नहीं कि हमको टेंशन है डायरेक्शन से कोई मतलब है, सिंपली फ्लक्स निकालेंगे, ऐड कर देंगे। तो आओ लेफ्ट साइड के लिए क्या होगा, लेफ्ट साइड का इलेक्ट्रिक फील्ड, लेफ्ट साइड का एरिया पाई आर स्क्वायर, और आप देख सकते हैं एंगल का जहां तक बात है तो एरिया वेक्टर तो इस तरफ होगा, तो एरिया वेक्टर है जिधर उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो ये एंगल कॉस 0 डिग्री। कर्व का जहां तक बात है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कोई वाला भी हो, लेफ्ट वाला या राइट वाला, एरिया भी कर्व का जितना भी हो, लेकिन एंगल तो 90 बन जा रहा है, तो cos 90 0। राइट साइड के लिए राइट साइड का इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया पाई आर स्क्वायर, और राइट साइड के लिए भी जब आप एंगल देखोगे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, तो अगेन 0 डिग्री हो जा रहा है। cos 0 का वैल्यू 1, और मैग्नीट्यूड में तो लेफ्ट वाला और राइट वाला सेम ही है,
इसका भी वैल्यू मैग्नीट्यूड में 200 है और इसका भी 200 है, तो इसको 2 बार करने के बजाय लिख सकते हैं ना, E प्लस ई सेम, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो 2e इंटू पाई आर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में भाई वैल्यू दिया रहता है, जैसे इस सवाल में E का वैल्यू 200, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस सेंटीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट कर लिया, सॉल्व कर करके आंसर सेंड कर दोगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और बेहतर कंसेप्ट हुआ आपका। आप लोगों ने जाना कि 2 तरह से हम लोग फ्लक्स के बारे में सोच सकते हैं। एक फिगर देख के ही समझ जाएंगे कि लाइन एंट्री मार रहा है या नहीं। अगर एक भी लाइन उस सरफेस में एंट्री नहीं मारेगा, सरफेस के पैरेलल होगा, तब तो उसका फ्लक्स 0 नहीं आना है, और अगर परपेंडिकुलर हुआ तो फ्लक्स आएगा। आइए, ये 2 एग्जाम्पल हम लोगों का सिलेंडर का था। अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं क्यूब का, एग्जाम्पल नंबर 3, क्यूब का। क्यूब में 6 फेस होता है। तो एक सवाल है कि एक क्यूब है जो ओरिजिन पर इस तरह से प्लेस किया हुआ है, रखा हुआ है। ओरिजिन पर इस तरह से क्यूब रखा हुआ है और एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे सिलेंडर वाला एग्जांपल लिए थे सेम टाइप, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है एज सोन इन द फिगर। तो फ्लक्स बताइए टोटल क्या होगा। तो बिना बनाए तो ऑब्जेक्टिव में आंसर क्या होगा बताओ? 0, क्योंकि इस साइड से जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंट्री मारेगा, इस साइड से उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिट कर जाएगा। तो अगेन इसका आंसर 0 आना चाहिए। आओ अब इसको थोड़ा 3D में समझें। तो देखो रे बाबू, ये आपका क्यूब है, ये आपका क्यूब है, 6 फेस है इसके पास, 6 फेस है इसके पास। थोड़ा बड़ा हो गया। आओ, क्यूब तो नहीं है ये, ठीक है, लेकिन थोड़ा इमेजिन करो, कम से कम 6 फेस तो है ही इसके पास, क्यूबॉइड है ये। तो इसके पास 6 फेस है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको राइट साइड, लेफ्ट साइड से एंट्री मार रहा है और राइट साइड में निकल रहा है। तो 6 सरफेस का फ्लक्स निकाल लो, φ1, φ2, φ3, φ4, φ5, φ6, 6 का निकाल लो और जोड़ दो। स्केलर क्वांटिटी है तो चलो 1 बाई 1 करते हैं। सोचो तो इस सरफेस का फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन होगा या नहीं। अब तुम सोचो धीरे धीरे, क्या इस फेस का फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन होगा? तो बोलेंगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे है, देखिए ना सर, इस फेस में कहाँ घुस रहा है। घुसने का मतलब ये ना होता, कहाँ घुस रहा है सर? तो इस फेस का फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। इस फेस का सोचो साइड वाले का, तो सर साइड वाला भी फेस में फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, इसके पैरेलल हो जा रहा है सरफेस के। इस फेस का भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा और जो नीचे है इस फेस का भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। मतलब इस क्यूब में 6 फेस है, 6 में से 1, 2, 3 और नीचे वाला 4 का तो कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। अब अगर फॉर्मूला से सोचें
तो एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर, cos 90 डिग्री 0। इस फेस का सोचें, एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर, cos 90 डिग्री 0। इस फेस का सोचें, एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर, cos 90 डिग्री फिर 0। सिमिलरली आप नीचे फेस का भी सोच सकते हो, वो भी 0। दो फेस का कंट्रीब्यूशन होगा, एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी इधर। तो देखो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो इधर एरिया वेक्टर भी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी इधर, तो एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। और इधर वाले फेस का सोचेंगे तो एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसके उल्टा। कंट्रीब्यूशन तो होगा लेकिन निगेटिव में कंट्रीब्यूशन होगा, और जितना निगेटिव वैल्यू आएगा इधर उतना ही राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा। तो अगेन 4 ठो तो 0 हो गया, और एक जितना प्लस EA cos थीटा होगा, दूसरा उतना ही माइनस में हो जाएगा, और टोटल 0 हो जाएगा। आगे ऐसा भी केस आएगा जहां राइट का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा और लेफ्ट का कम, तो बचेगा। तो आगे कोई भी केस आए मेरे दोस्त, आप एक बार सिलेंडर का समझ गए तो उससे रिलेटेड घुमा फिरा के भी कुछ आएगा, तो कॉन्सेप्ट आपके पास है। आप एक बार क्यूब का 6 फेस का समझ गए तो हर बार इतना टाइम थोड़ी लगेगा। तो पहली बार किसी भी टॉपिक को जब डील करें, एकदम ध्यान से सीखिए। देखिए, तो 4 फेस का तो भैया 0 हो जा रहा है। कॉपी पे तो उतना 3D में ये बनेगा भी नहीं, लेकिन उम्मीद है कि आपके दिमाग में बनेगा। आप किसी को भी मेरे तरह बता और सिखा सकते हैं कि आउट ऑफ 6 फेसेस 4 फेसेस जो है वो एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में 90 डिग्री बनाने के कारण 0 कंट्रीब्यूशन हो रहा है। राइट साइड का फेस में 0 डिग्री बनेगा, और लेफ्ट साइड का फेस में 180 डिग्री का बनेगा एंगल। तो लिख लेंगे हम लोग, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्यूब when kept in uniform इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रखेंगे तो नेट कितना हो जाएगा, बोलेंगे टोटल हो जाएगा राइट साइड का फेस प्लस लेफ्ट साइड का फेस, बाकी का रेस्ट ऑल 4 फेसेस does not contribute in electric flux as angle between electric field line and area vector is 90 डिग्री। बाकी का 4 फेस कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, क्योंकि एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर के बीच 90 डिग्री बन रहा है। या आप ये भी लिख सकते थे कि इसलिए नहीं कंट्रीब्यूट करेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उन चारों फेस के
पैरेलल हो जा रहा है। तो आओ राइट साइड का लिखते हैं। तो मैग्नीट्यूड तो सेम है, एरिया भी सेम है, तो EA cos 0 डिग्री, लेफ्ट साइड का EA cos 180 डिग्री। तो EA जितना ये प्लस में उतना ये EA माइनस में, तो इट कम्स 0। आइए एक सिंगल शीट वाला क्वेश्चन किया जाए। ये तो हम लोग 3 डायमेंशनल वाले को ट्राई किए। अब NCERT का एक और सवाल सिंगल शीट वाला सवाल दिया है कि एक स्क्वायर प्लेट है जो एक्स वाई एक्सिस के पैरेलल है। इतना का मतलब क्या हुआ? एक स्क्वायर प्लेट है जो एक्स वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो देखो बाबू, एक स्क्वायर प्लेट ले लो और वो पैरेलल टू एक्स वाई एक्सिस है। तो इधर मान लो एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस और इधर जेड एक्सिस। तो स्क्वायर प्लेट एक्स वाई एक्सिस के पैरेलल है, मतलब ऐसे रख दो स्क्वायर प्लेट को, इसका एक साइड y के पैरेलल और इसका दूसरा साइड x के पैरेलल। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। पैरेलल टू एक्स वाई का मतलब क्या हुआ? तो और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको 100 न्यूटन पर कूलम के कैप में दिया है। 100 न्यूटन पर कूलम के कैप। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इधर है, के कैप में इस एक्सिस में है। तो बोला है फ्लक्स बता दो। तो बोलेंगे बहुत आसान, स्क्वायर का आप हमको एरिया का कुछ वैल्यू दीजिए निकालने के लिए। तो मान लो मैंने दे दिया कि 10 सेंटीमीटर लंबा, तो भाई 10 सेंटीमीटर लंबा तो 10 सेंटीमीटर चौड़ा, तो इसका एरिया हो गया साइड स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने दे दिया है 100 न्यूटन पर कूलम के कैप। तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी पता और एंगल चाहिए था E के बीच में और एरिया वेक्टर के बीच में। तो इसका एरिया वेक्टर तो आप किधर भी ले सकते हो, इधर भी और फेस के पीछे भी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि कन्वेंशन है कि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है उधर आपको एरिया वेक्टर लेना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इधर दिया है, तो इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी तो के कैप ना हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री हो गया आंसर। E लिखेंगे, एरिया लिखेंगे, cos 0 लिखेंगे और जो भी आना होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। चलो मैं सवाल को थोड़ा चेंज करता हूं। मैं अब ये बोलूं कि जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 100 न्यूटन पर कूलम आई कैप में है। अब फ्लक्स बताओ। मेरा जो सरफेस है वो XY प्लेन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप में है। तो अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ। तो थोड़ा सोच लो कि फिगर क्या बन रहा है। तो पहला तो जो मेरा सरफेस है वो XY प्लेन में है, पैरेलल टू XY एक्सिस क्वेश्चन में, तो मेरा सरफेस तो यही है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप में बोला है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ हो गया। तो बताओ एक भी लाइन इस सरफेस को क्रॉस करेगा?
बिल्कुल भी नहीं करेगा। कहां से करेगा, सरफेस के पैरेलल हो जा रहा है। आंसर 0 आना चाहिए। फॉर्मूला से अगर सोचें तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता, इसका एरिया पता और इसका डायरेक्शन तो के कैप हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डायरेक्शन के बीच 90 cos 90 का मान 0, तो आपका फ्लक्स क्या हो गया, 0 हो गया। उम्मीद है कि अब आपको किसी भी एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड दे, किसी भी प्लेन में आपको पेपर को रख दे, आपके पास कॉन्सेप्ट है। तो चलो मैं एक सवाल को लिख देता हूं, बना देता हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि एक स्क्वायर प्लेट है जो पैरेलल टू YZ प्लेन है। मैंने चेंज कर दिया प्लेन को, XY प्लेन तो आपको समझ में आ गया, पैरेलल टू YZ प्लेन है। तो ये X एक्सिस, ये Y एक्सिस और इस तरफ आपका Z एक्सिस, और जो मेरा सरफेस है वो YZ प्लेन में है, मतलब ऐसे है। इसका एक फेस, एक साइड Y में और एक साइड Z में, मतलब ऐसे मेरा सरफेस है। उम्मीद है आप लोग समझे। और इलेक्ट्रिक फील्ड मैं बोल दूं I कैप में, तो चलो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर हो गया I कैप में, तो एरिया वेक्टर तो अब आपको इधर ही लेना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री, तो कैलकुलेशन हो जाएगा। तो चलो बनाते हैं। Z हम इधर बना नहीं सकते हैं कॉपी में, तो चलो Z एक्सिस को इधर बना लिया जाए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक साइड Y में है और दूसरा साइड Z में है, और ये एक स्क्वायर प्लेट है जिसका साइड लेंथ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया निकाल लो, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लेट। तो इसका एरिया हो जाएगा 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, और साइड स्क्वायर होता है या लेंथ इनटू ब्रेथ, तो 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आपको आ गया 10 का पावर 1 -2 +1 -2, तो 1 1 2 -2 खत्म, यहां बच जाएगा 10 का पावर -2 मीटर स्क्वायर। ये एरिया। अगर इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो बिल्कुल लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड हो गया इतना, और इस एरिया का डायरेक्शन हो गया इस तरफ I कैप में, तो ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन हो गया। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 3000 I कैप न्यूटन पर कूलम, 3 × 10 का पावर 3। तो चलो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x में है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है 3000 न्यूटन पर कूलम डायरेक्टेड अलोंग एक्स एक्सिस। तो इतना हम लोगों को जब मिल गया, तो अब आपके पास बनाने के लिए 2 मेथड है। आप डॉट प्रोडक्ट से भी बना सकते हैं और आप EA cos थीटा से ही बना सकते हैं। पहला मेथड, फ्लक्स इक्वल टू हम सब जानते हैं E का मैग्नीट्यूड A का मैग्नीट्यूड cos थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 3000, एरिया 10 का पावर -2 और cos 0 डिग्री। सो ये हो गया 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। या नहीं तो हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड सरफेस एरिया वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 3000 I कैप वेक्टर फॉर्म ले रहे हैं, डॉट एरिया 10 का पावर -2 I कैप
आई डॉट आई, आपको पता होगा 1 होता है आई डॉट आई, तो इससे भी आप कैलकुलेट करोगे तो 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम ही आएगा। अब सवाल का सेकेंड पार्ट बोला है कि ये जो आपका स्क्वायर प्लेट है इसको 60 डिग्री से मोड़ दिया गया, इंक्लाइंड कर दिया गया। तो सोचो अगर ये रोटेट कर जाए 60 डिग्री से, तो ये अगर 60 डिग्री से रोटेट कर गया तो इसके साथ जो एरिया वेक्टर होगा वो भी तो रोटेट कर जाएगा ना, क्योंकि एरिया वेक्टर को तो सरफेस के साथ 90 बनाना है। जब सरफेस ऐसे था तो एरिया वेक्टर एक्स में ऐसे था, जब ये रोटेट कर जाएगा तो एरिया वेक्टर भी रोटेट कर जाएगा। मतलब अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर जो शुरू में आपस में 0 डिग्री बना रहा था, इसके 60 डिग्री के एंगल से रोटेट होने के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। और तब बोला है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताइए। तो इस सवाल का सेकेंड पार्ट है, व्हेन रोटेटेड थ्रू 60 डिग्री न्यू इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई डैश हो जाएगा ई ए कॉस 60 डिग्री, और ई इंटू ए का तो वैल्यू हम लोग ऑलरेडी 30 पीछे निकाले हुए हैं, कॉस 61/2 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो यहां तक हम लोगों ने इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट मंजिल तक पहुंचने के लिए पहला कदम रखा है, जिसमें हम लोगों ने एरिया वेक्टर पढ़ा कि सरफेस पे किसी भी पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। दूसरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा कि जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस में एंट्री कर जाए नॉर्मली या परपेंडिकुलरली, उसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। ये डॉट प्रोडक्ट होता है एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का और सरफेस एरिया वेक्टर का। कंसेप्चुअली हम लोगों ने स्टार्ट किया था सीखना कि फ्लक्स में वही कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का कंट्रीब्यूट करेगा जो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, और फिर सर्टेन बेसिक एग्जाम्पल्स के थ्रू कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने आगे बढ़ाया। अगले वीडियो में हम लोग वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड को डील करेंगे, जो कि जनरली कंपटीशन और सीबीएसई बोर्ड में आता है। अप टू बिहार बोर्ड फ्लक्स से रिलेटेड एनफ कॉन्सेप्ट, बट एज आई सेड, अगर बड़ी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हो तो रास्ते में जितना नॉलेज मिले सब बटोरो, अभी बाद में डिसाइड करना कि क्या रखना है क्या छोड़ना है, अभी नहीं। सो let us meet in our next video with the continue concept of this topic.